प्रिय छात्रों, आप सभी को नमस्कार। अटल अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में आप काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के चतुर्थ सेमेस्टर के भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा भूगोल विषय से संबंधित 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। अगर इस प्रश्न पत्र की बात करूं तो यह प्रश्न पत्र चतुर्थ सेमेस्टर के भूगोल विषय के विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी नहीं है, अपितु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, चाहे वह विषय से संबंधित परीक्षाएं हों जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे एसएससी, पीसीएस, आईएएस, पुलिस जैसी परीक्षाओं के लिए भी यह पूरी तरह से उपयोगी है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न पत्र को पढ़ना चाहिए। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, जब घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वित किया जाता है तब इसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है निजीकरण, दूसरा उदारीकरण, तीसरा वैश्वीकरण और चौथा है विनिवेश। तो इसका सही उत्तर है वैश्वीकरण। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? भारत में औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा है 91, तीसरा 1993 और चौथा है 1994। तो इसका सबसे सही आंसर है 1990। इसके बाद है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाता है वैश्वीकरण में, उदारीकरण में, निजीकरण और औद्योगिकरण। इसका सबसे सही आंसर है वैश्वीकरण, क्योंकि वैश्वीकरण में ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। एक देश की सरकारें दूसरे देश में पूंजी का निवेश करती हैं। इसके बाद अगला है, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? पहला है फॉरेन डायरेक्ट इंपोर्ट, दूसरा है फॉरेन डिवाइड इन्वेस्टमेंट, तीसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और चौथा है फॉर्म डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा किस देश की है? तो इसका पहला आंसर है चीन, दूसरा ब्रिटेन और तीसरा जापान। इसका सबसे सही आंसर है भारत, क्योंकि भारत की विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की रही है हमेशा से, और संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण वसुधा को भारत कुटुंब के रूप में ही मानता है। इसके बाद है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है? पहला है प्रदूषण में वृद्धि, दूसरा है रोजगार में वृद्धि, तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास में और चौथा आंसर है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें सही है। इसके बाद है, आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ था? तो आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम यहाँ पर है संसाधन भूगोल, मानव भूगोल, वाणिज्य भूगोल और सामाजिक भूगोल। तो इसका सही उत्तर है वाणिज्य भूगोल। तो आर्थिक भूगोल की शुरुआत सर्वप्रथम वाणिज्य भूगोल के रूप में चिसोल्म महोदय ने की थी। इसके बाद अगला है, आर्थिक भूगोल के किस उपागम को सामान्य विषय उपागम कहते हैं? तो इसका उत्तर है, पहला है सैद्धांतिक उपागम, दूसरा है व्यवहारिक उपागम, तीसरा है कल्याणपरक उपागम और चौथा है क्रमबद्ध उपागम, जो सही है। इसके बाद है, डी व्हिटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा था? डी व्हिटलसी ने, यहाँ पर ऑप्शन है 12, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 14 और 15। तो इसका सही आंसर है, व्हिटलसी महोदय ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था। उनकी एक बुक थी जिसका नाम था मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इनकी बुक का नाम था मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था। व्हिटलसी संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे। इसके बाद अगला है, आर्थिक भूदृश्य इकोनॉमिक लैंडस्केप की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है? तो ये प्रश्न बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आर्थिक भूदृश्य इकोनॉमिक लैंडस्केप की संकल्पना का उदय जर्मनी में हुआ है और किस शब्द से हुआ है? तो पहला है लैंडफॉर्म्स,
दूसरा है लैंडस्केप, तीसरा है लैंडस्काफ्ट और चौथा है लैंडर कुंडे। तो इसका आंसर है लैंडस्काफ्ट। इसके बाद अगला है लदांग नामक कृषि स्थानांतरणशील कहाँ की जाती है। लदांग नामक स्थानांतरणशील कृषि कहाँ की जाती है। पहला है श्रीलंका में, दूसरा है सूडान में, तीसरा है म्यांमार में और चौथा है मलेशिया में। तो मलेशिया इसका सही उत्तर है। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए कि स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है। मित्रों, यह जंगली क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। यहाँ पर जो खेती की जाती है वो आदिम अवस्था में की जाती है। यहाँ पर पहले एक खेत बनाते हैं और उसको जो है हाथ से ही उसकी जुताई करते हैं, उसको खोदते हैं। और इसके यहाँ पर क्या होता है, पहले घने वन होते हैं। जिस खेत को बनाते हैं वहाँ पर घने वन होते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ की जंगलों को काट करके वहाँ पर आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद क्या करते हैं, उसको हाथ से ही उसकी जुताई करते हैं और इसके बाद बीज उसमें डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से 5 साल तक खेती करते हैं। और जब इस खेती का उपजाऊपन खत्म होने लगता है, क्योंकि ये रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते हैं, आदिम अवस्था की यह कृषि होती है। इसके बाद 3-4 साल खेती करने के बाद इस खेत को ये छोड़ करके दूसरा खेत बनाते हैं और इसी प्रक्रिया के माध्यम से दूसरे खेत में भी खेती करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर 3 साल या 4 साल तक जब खेती करते हैं तो दूसरे खेत की भी उत्पादकता कम हो जाती है, जिस कारण से इस खेत को भी छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर ये अगला खेत बनाते हैं और यहाँ पर खेती करते हैं। यहाँ पर भी 3 साल भी खेती करते हैं, 3 साल तक। इसके बाद इसकी भी उत्पादकता खत्म हो जाती है, तब इसको छोड़ देते हैं। तब ये समझिए आप 3-3 साल तक तीनों खेतों में खेती की गई। इसके बाद यहाँ पर आप जान रहे हैं, जिस खेत को पहले छोड़ा गया था वो 6 साल पहले छोड़ा गया था। अब ये जो है 6 साल बाद, जब 6 साल पूरे होते हैं तो 6 साल बाद ये फिर लौट आ जाते हैं और फिर यहाँ पर खेती करते हैं। तब तक यहाँ पर फिर घने जंगल हो जाते हैं और फिर इसको काट करके आग लगाते हैं और इस पर खेती करते हैं। इसके बाद फिर दूसरे खेत में और इसके बाद तीसरे खेत में। इस प्रकार से इसका सर्किल चलता रहता है। तो इस कृषि से क्या होता है, जंगलों को बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर काटा जाता है, जिससे पर्यावरण के लिए भी हानि होती है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है और विभिन्न देशों में तरह तरह अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे श्रीलंका में इसको चेन्ना कहा जाता है, म्यांमार में इसको तुंग्या कहते हैं और लदांग में इसको, मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। इसके बाद अगला है वाणिज्यिक बागानी कृषि में शामिल है। वाणिज्यिक बागानी कृषि का मतलब है ऐसी कृषि जो बागानों के रूप में की जाती है और वह केवल बेचने के उद्देश्य से, पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ऐसी कृषि को हम, यहाँ पर ऑप्शन है चाय, जूट, कपास, गन्ना, लेकिन इसका सही आंसर है, सही उत्तर है इसका चाय। इसके बाद है निम्न में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं है। तो आपने भूमध्य सागरीय प्रदेश पढ़ा होगा, जहाँ पर आपने देखा है मोरक्को, चिली, कैलिफोर्निया, ये सब भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं। और यहाँ पर चिली दक्षिणी अमेरिका में है, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका में है और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इस प्रकार से यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि जलवायु पाई जाती है। किंतु भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर है भारत, क्योंकि भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि नहीं की जाती है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर गॉट्स है, जीन गॉट्स, चिसोल्म और सा। इसमें जो डेविस है, डेविस आप जानते हैं, ये भू आकृति विज्ञान के विद्वान हैं, भौतिक भूगोल के विद्वान हैं। आर्थिक भूगोल से इनका कोई संबंध नहीं है। तो भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपने डेविस को पढ़ा होगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि भौतिक भूगोल के क्षेत्र में या फिर भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में जितना कार्य डेविस महोदय ने किया है, शायद ही किसी भूगोलवेत्ता ने किया हो। डेविस महोदय संयुक्त राज्य अमेरिका के भू आकृति विज्ञान वेत्ता थे। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो पहला है कृषि भूगोल, दूसरा बस्ती भूगोल, तीसरा परिवहन भूगोल और चौथा है वाणिज्य भूगोल।
तो इसका सही आंसर है बस्ती भूगोल। बस्ती भूगोल या फिर अधिवास भूगोल आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। रिसोर्स आर नॉट बट दे आर बिकम। यहाँ पर ऑप्शन है फिशर, कार्लश्रावर, जिम्मरमैन और डीएम स्मिथ, लेकिन इसका सबसे सही उत्तर है जिम्मरमैन, क्योंकि जिम्मरमैन ने ही कहा था संसाधन होते नहीं हैं बल्कि यह बनते हैं। संसाधन की अगर बात करें तो दुनिया की वह कोई वस्तु जो आपके लिए उपयोगी हो वह संसाधन कहलाती है। उपयोगिता ही संसाधन का आधार है। जैसे हम बात करते हैं, एक पेन की बात करते हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो पेन का उपयोग जानता है, पेन उस व्यक्ति के लिए संसाधन है। लेकिन एक निरक्षर व्यक्ति, हल चलाने वाला व्यक्ति जो खेती किसानी का कार्य करता है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, वह पेन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, इसलिए पेन उसके लिए संसाधन नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोई वस्तु किसी के लिए संसाधन हो सकती है तो वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए संसाधन नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से संसाधन की उपयोगिता ही संसाधन का आधार है, और जैसे जैसे तकनीकी में वृद्धि होती जाती है, मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे संसाधनों में वृद्धि होती जाती है। मित्रों, क्लास में मैंने आपको एक बार बताया था, एक उदाहरण बताया था, जैसे हम कोयले की बात करते हैं, जब हमको पता नहीं था कि कोयले से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, तो कोयले को एक ऐसी गंदी चीज माना जाता है कि उसको मत छूना, उससे आपके हाथ काले हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोयले की उपयोगिता का पता चला, हमने अपने ज्ञान विज्ञान का विकास किया, तो उसके बाद कोयले को काला सोना कहा जाने लगा है। इसके बाद निम्न में से किस विद्वान ने प्रदेश में जनसंख्या और संसाधनों के मध्य संबंधों को स्पष्ट किया है? यहाँ पर पहला है जिम्मरमैन, पहला ऑप्शन है जिम्मरमैन, दूसरा है एकरमैन, तीसरा है जेलेंस्की और चौथा है मर्फी। तो इसका सही आंसर है एकरमैन। एकरमैन संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्वान थे। इन्होंने संसाधन और जनसंख्या के मध्य संबंधों को स्पष्ट किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉपुलेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉपुलेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, जनसंख्या, संसाधन एवं तकनीकी। इसके बाद है वह तत्व जिसे भविष्य में उपयोग लाया जा सकता है उसे क्या कहा जा सकता है? ऐसे संसाधन जिनको अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है किंतु भविष्य में उपयोग लाया जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा? तो पहला यहाँ पर है ऑप्शन संभाव्य संसाधन, दूसरा है परिवर्धनीय संसाधन, तीसरा है गुप्त संसाधन और चौथा है अद्वितीय संसाधन। तो इसका आंसर है संभाव्य संसाधन, जिसको भविष्य में उपयोग करने की संभावना है, इसको कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। इसके बाद है परिवहन किस श्रेणी का व्यवसाय है? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक। तो इसका सही उत्तर है तृतीयक। परिवहन तृतीय श्रेणी का व्यवसाय है। तो आइए बात कर लेते हैं प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी के व्यवसायों की। ऐसे व्यवसाय जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं उनको प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। जैसे कृषि है, मत्स्य पालन है और आखेट है, इनको प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके बाद तकनीकी का प्रयोग करके, भारी मशीनों का प्रयोग करके जब प्राथमिक संसाधनों की उपयोगिता बढ़ा दी जाती है तो उनको द्वितीयक कहा जाता है, द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। जैसे लोहा निकालना, खनन प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन खनन के माध्यम से भारी भारी मशीनों का निर्माण करना द्वितीयक व्यवसाय है। इसके बाद मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य परिवहन के द्वारा किया जाता है, इसलिए परिवहन को तृतीय श्रेणी के व्यवसाय के अंतर्गत ही रखते हैं। इसके बाद चतुर्थक में शिक्षा को कई बार कुछ विद्वान तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शिक्षा को मानते हैं, किंतु अगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ऑप्शन में दिया है तो आप शिक्षा को चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत ही समझेंगे। इसके बाद अगला है
नव्यकरणीय संसाधन कौन है? ऐसे संसाधन जो कभी नष्ट नहीं होते, बार बार उनका उपयोग किया जा सकता है, उनको नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हीरा है, चांदी है, लोहा, इनको बार बार उपयोग में लाया जाता है। लेकिन पेट्रोल अनव्यकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल है, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। एक बार पेट्रोल का उपयोग करने के बाद दोबारा उसको आप उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से नव्यकरणीय संसाधन कौन है? पहला ऑप्शन है कोयला, वन, पेट्रोलियम और ताप विद्युत। इसमें कोयला को एक बार यूज कर लोगे, खत्म हो जाएगा, दोबारा उसको उपयोग नहीं कर पाओगे। ऐसे ही पेट्रोलियम को एक बार यूज करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला पाओगे। ऐसे ही ताप विद्युत। तो इसमें पहला है, इसमें दूसरा ऑप्शन जो वन है, वनों को काटने के बाद दोबारा वन उगाते हैं, तो इसलिए वन को नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके बाद ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं, या तो कृषि करते हैं, या तो खनन करते हैं, या तो मत्स्य पालन करते हैं, या तो पशुपालन करते हैं, और या फिर आखेट करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कार्यों की प्रधानता रहती है। इसके बाद है अक्षुण्ण संसाधन, जो कभी नष्ट न हो, कभी समाप्त न हो। यहाँ पर ऑप्शन कोयला, गैस, पेट्रोल है, लेकिन इसका सबसे सही उत्तर है सौर शक्ति। सौर शक्ति जब तक सूर्य भगवान है तब तक ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। जब हमारे प्राकृतिक संसाधन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे तब सौर शक्ति ही मुख्य शक्ति के रूप में कार्य करेगा। किस प्रकार का संसाधन एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः उत्पन्न करना आमतौर पर सबसे कठिन होता है? जैसे प्राकृतिक संसाधन, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, एक बार आप उपयोग कर लोगे, दोबारा उसको कभी भी आप उत्पन्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जानते हो डीजल, पेट्रोल और कोयला बनने में हजारों साल लग जाते हैं, तब जाकर के तैयार होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 25वां प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो ट्रक फार्मिंग संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े बड़े बागानों में सब्जियों की खेती की जाती है, जिसमें ट्रकों का यूज किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग भी इसको कहा जाता है। इसके बाद है अंतरिक्ष का आर्थिक संगठन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है एक क्षेत्र के भीतर आय का वितरण, दूसरा है एक शहर के भीतर रोजगार के अवसर, तीसरा है विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन, चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन। तो इसका आंसर है विभिन्न क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन। इसके बाद है इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो विक्रम साराभाई के द्वारा 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसके बाद है निम्न में से कौन टिकाऊ वानिकी प्रथाओं का लाभ नहीं? टिकाऊ वानिकी मतलब पेड़ पौधे नष्ट ना हो, हमेशा हमेशा के लिए बने रहें। तो इसमें क्या है? पहला है जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा है जंगल की आग का बढ़ता खतरा, पृथक कार्बन पृथक्करण और मिट्टी में उर्वरकता की वृद्धि। तो दूसरा जो ऑप्शन है जंगल की आग का खतरा बढ़ गया है, तो इसका टिकाऊ वानिकी से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद है भूमध्य सागरीय वनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है चैपरेल। चैपरेल वनस्पति भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इसके बाद अगला है स्प्रूस, फर एवं चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है विषुवतरेखीय वन, भूमध्य सागरीय वन, मानसूनी वन, और अगला है टैगा वन। इसका सही आंसर है टैगा वन। इसके बाद है मछली पकड़ने का प्रसिद्ध ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिका क्षेत्र। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिका क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद है मछलियों का मुख्य भोजन क्या होता है? मछलियों का मुख्य भोजन होता है प्लैंकटन। प्लैंकटन मछलियों का मुख्य भोजन होता है। सागरीय क्षेत्रों में जहाँ पर ठंडी एवं गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहाँ पर प्लैंकटन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा है पिछले प्रश्न में कि मछली पकड़ने का ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है?
यहाँ पर बड़े पैमाने पर मछली पकड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर दो धाराएं हैं, एक गल्फ स्ट्रीम की धारा और दूसरी ये गर्म धारा है और दूसरी है लैब्राडोर की ठंडी धारा। ये धाराएं ग्रांड बैंक के पास मिलती हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर मछलियों का उत्पादन होता है और मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके बाद एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम तैयार होता है, तो कच्चे रूप में इसको बॉक्साइट कहा जाता है। इसके बाद एल्युमिनियम तैयार होता है। इसके बाद मैसाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? मैसाबी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं है? यहाँ पर है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट। ये तो लोहे के अयस्क हैं, कच्चे लोहे के प्रकार हैं, किंतु लिग्नाइट कोयला का प्रकार है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला 4 प्रकार के कोयले होते हैं। इसके बाद है चावल की उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें मानसूनी क्षेत्र चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जलवायु भी अच्छी है, बरसात भी होती है और बड़े पैमाने पर मजदूर भी मिल जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर सघन रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है किन क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, इतना ढाल होता है कि यदि आप यहाँ पर कोई भी चीज़ बोएंगे, ढाल इतना ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर अगर पानी बरसेगा तो पानी सीधा यहाँ पर बह करके नीचे आ जाएगा। इसलिए ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर क्यारियाँ बनाई जाती हैं, मेड़ बनाई जाती हैं ताकि पानी एवं खाद को रोका जा सके। ठीक है, तो सीढ़ी नुमा जो है ये क्यारियाँ बनाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे से लेकर के ऊपर तक, ताकि अब जैसे ये क्यारी है, इस क्यारी को इन्होंने अगर बनाया तो इसका ये एक खेत हो गया तो इसका पानी इसमें नहीं जाएगा और खाद बीज भी बह करके इसमें नहीं आएगा। इसी तरह से दूसरा खेत ये है तो इसमें जो खाद बीज डालेंगे, पानी डालेंगे, वो नीचे वाले खेत में नहीं आएगा। इस प्रकार से ये लोग सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती करते हैं। इसके बाद अगला है फैजेंडा किस फसल के उगाने के क्षेत्र हैं? तो ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है और यहाँ पर कहवा का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादित किए जाने वाला चावल क्या कहलाता है? तो इंडिका चावल जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला चावल है। इसके बाद अगला है वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो वान थ्यूनेन जर्मनी के मैगलेनबर्ग में कृषि फार्म के मैनेजर थे और उन्होंने 1836 में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहा जाता था कृषि अवस्थिति सिद्धांत। तो इसको आप याद रखेंगे, जर्मनी के विद्वान वान थ्यूनेन ने 1836 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगला है वान थ्यूनेन के द्वारा प्रतिपादित प्रथम पेटी में किस वस्तु का उत्पादन होता है? वान थ्यूनेन ने पहले केंद्रीय नगर बताया था और केंद्रीय नगर के चारों तरफ विभिन्न पेटियों की कल्पना की थी कि किसमें किस फसल का उत्पादन होगा। तो जो यहाँ पर ये मान लीजिए केंद्रीय नगर है, तो केंद्रीय नगर से जो लगी हुई पहली पेटी होती है ये वाली, तो यहाँ पर फल, सब्जी एवं दुग्ध का उत्पादन किया जाता है ताकि इसकी तुरंत नगर में सप्लाई हो सके और ये चीज़ें खराब ना हो। ठीक है, दूसरी जो पेटी है यहाँ पर लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। उस टाइम पे 1826 में जब इन्होंने सिद्धांत दिया था तो खाना पीना बनाने के लिए लकड़ियों का उपयोग होता था। इस कारण से इन्होंने दूसरे पेटी में लकड़ी को रखा क्योंकि दूर से लकड़ी लाने ले जाने में असुविधा होगी। तो इसका सही उत्तर है पहली पेटी में फल, सब्जी एवं दूध का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर सब्जी दिया हुआ है तो ये ऑप्शन सही है। इसके बाद है वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत की अंतिम पेटी को पशुचारण पेटी कहा है। जो अंतिम पेटी है, केंद्रीय नगर से सबसे दूरी पर स्थित जो पेटी होती है उसको इन्होंने, सबसे दूर पर स्थित पेटी को इन्होंने क्या कहा है?
पशुचारण, यहाँ पर पशुचारण किया जाता है। बड़े पैमाने की बंजर टाइप की ज़मीन होती है जो पशुओं के चराने के लिए उपयुक्त होती है। फिर है निम्न में से कौन चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो इसका सही उत्तर है चीन। इसके बाद भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो हालांकि उत्तर प्रदेश की जो प्रोडक्टिविटी है गन्ने की वो कम है, लेकिन बड़े पैमाने पर गन्ना को उत्पादन किया जाता है, इसलिए गन्ने के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इसके बाद समान परिवहन लागत की बिंदु पथ को मिलाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो इसको जो है आइसोडा पेन कहते हैं। इसका प्रयोग जो है अल्फ्रेड वेबर महोदय ने किया था। इसके बाद है औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत निम्न में से किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी के अल्फ्रेड वेबर महोदय ने 1909 में सिद्धांत दिया था। इसके बाद 1919 में इसका प्रतिपादन हुआ था। इसके बाद वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण में प्रमुख निर्णायक माना है। परिवहन मूल्य के अकॉर्डिंग ही जो है उद्योगों का स्थानीयकरण किया जाता है। कोई भी उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा इसका पता जो है कच्चे माल और तैयार माल को लाने और ले जाने में जो परिवहन खर्च होता है, इसी को ध्यान में रख करके ही उद्योग की स्थापना की जाती है। इसके बाद आधारभूत उद्योग कौन सा उद्योग है? ऐसा उद्योग कौन सा आधारभूत उद्योग है? सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। तो यहाँ पर जो लौह इस्पात उद्योग है वो सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग है, क्योंकि मशीनीकरण के युग में लौह से ही जो है सभी उद्योगों के लिए मशीनें तैयार की जाती हैं। इसके बाद है भारत में लौह इस्पात का कारखाना कब लगाया गया था? तो 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 1907। जापान में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है ओसाका। ओसाका को जो है यहाँ पर जो है इसको मानचेस्टर कहा जाता है। जापान का मानचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। मानचेस्टर क्या है? ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है जिसको मानचेस्टर कहते हैं। तो जिन जिन देशों में जो भी शहर सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में फेमस हैं उनको जो है मानचेस्टर की उपमा दी जाती है। तो सूती वस्त्र उद्योग का जापान में प्रमुख केंद्र ओसाका है जिसको जापान का मानचेस्टर कहते हैं। भारत की यदि बात करें तो कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को या फिर कभी कभी पूछ लेता है मुंबई को कहा जाता है। तो यहाँ पर है अगला प्रश्न है रूर प्रदेश। रूर प्रदेश जर्मनी में है, राइन और रूर नदियों के बीच में है। यह प्रदेश जो है लोहा उत्पाद के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसके बाद उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं, क्योंकि कानपुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो यहां पर यदि आप उत्तर भारत की मानचेस्टर की बात करते हैं तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, लेकिन कभी कभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है भारत का मानचेस्टर मुंबई भी पूछ लेता है, फिर आपस में प्रश्न में विवाद हो जाता है, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रश्न पहुंच जाता है। इसके बाद है ब्लैक कंट्री किस देश का औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र है? इसका आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में ब्लैक कंट्री लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। निम्न में से किस औद्योगिक नगर को रूस का मानचेस्टर कहते हैं? तो इवानोवो रूस में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको रूस का मानचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद है पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है जो मॉस्को से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये लगभग 9000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग
पहले मॉस्को से था, इसको अब क्या है लेनिनग्राड से ये व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। इसके बाद क्या है, भारतीय रेलवे जोन की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप रेल मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 17 रेलवे जोन आपको मिलेंगे। इसके बाद विश्व का सबसे महत्वपूर्ण व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे महत्वपूर्ण व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच में व्यापार कराता है। ये दुनिया के विकसित देश हैं, इनमें व्यापार बड़ी भारी मात्रा में होता है। इस कारण से उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग महत्वपूर्ण जो है जलमार्ग है। इसके बाद बात करते हैं स्वेज नहर की। स्वेज नहर का निर्माण 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। और ये नहर जो है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, मान लीजिए लाल सागर है, दूसरा सागर भूमध्य सागर, और यहाँ पर क्या था कि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में यहाँ पर कुछ भूमि थी जो दोनों को जोड़ रखी थी। इस भूमि को काट दिया गया है, इसको काट दिया गया है जो नहर के रूप में कार्य करती है, और इस प्रकार से यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। यहाँ पर ये मान लीजिए लाल सागर है, रेड सी है, दूसरा है मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर। अब इनको जो है यहाँ पर जोड़ दिया गया। यहाँ पर एक भूखंड था, ये जुड़े हुए थे आपस में ज़मीन से, तो इसको काट करके यहाँ पर स्वेज नहर का निर्माण, इसको यहाँ पर काट दिया गया है, तो नहर हो गई, दोनों देशों के बीच में आवागमन होता है। अब क्या है, पोर्ट स्वेज, यहाँ पर इसका जो है रेड सी में इसका एक प्लेस है जिसका नाम है पोर्ट स्वेज, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर इसका दूसरा पॉइंट है। पोर्ट, क्या नाम है इसका? पोर्ट सईद। क्या नाम है? पोर्ट, लिखने में यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, पोर्ट शहीद, आप समझ लीजिएगा। तो इसका उत्तरतम पत्तन क्या है? पत्तन पोर्ट शहीद है। और ये प्रश्न जो है पीजीटी 2016 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो एग्जाम हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। सू नहर जोड़ती है, यह नहर संयुक्त राज्य अमेरिका की है। यह ह्यूरन और सुपीरियर झीलों को आपस में जोड़ती है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो झीलें हैं। यहाँ पर ह्यूरन और सुपीरियर झील को सू नहर जोड़ती है। बात करते हैं पनामा नहर की। पनामा नहर यहाँ पर आप जैसे ये दक्षिणी अमेरिका है, मैप में आप देखेंगे, और ये उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ बीच में भाग जुड़ा हुआ था। तब जैसे उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका के बीच की दूरी ज़्यादा थी, घूम करके आना जाना पड़ता था। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर पनामा स्थल संधि को यहाँ पर काट दिया गया। अब जो है आवागमन में सुविधा हुई है। अब इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से जिसको इधर आना है यहाँ आएगा आराम से, और यहाँ से इधर आना है तो इधर भी आ जाएगा। तो पनामा नहर का निर्माण जो है 1914 में हुआ था। इसका विचार हम्बोल्ट महोदय ने दिया था। इसके बाद अगला है, निम्न में से किसे विश्व का कहवा बंदरगाह कहा जाता है? तो ये ब्राज़ील में है, सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील में है, जिसको कहवा पत्तन कहा जाता है। ब्राज़ील में क्या है कि सेंटोस बंदरगाह से ही कहवा के उत्पादन में कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। सेंटोस बंदरगाह में काफ़ी रख करके विभिन्न देशों के लिए उसको निर्यात कर दिया जाता है। इसके बाद है उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेलमार्ग किस देश में है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1992 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन जिसको प्रतिस्थापित किया गया था, पहले इसका क्या नाम था? तो पहले इसका नाम था गैट। क्या नाम था? गैट। विश्व व्यापार संगठन को द्वितीय विश्व युद्ध की बाद गैट की स्थापना की गई थी। पूरे विश्व स्तर पर व्यापार को नियंत्रित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी, लेकिन 1992 में इसके स्थान पर इसको विश्व व्यापार संगठन नाम दिया गया है। इसके बाद निम्न में से कौन सा देश सार्क का देश नहीं है? सार्क चीन जो है दक्षिणी एशियाई देशों का यह संगठन है। यहाँ पर जो है
चीन इसमें शामिल नहीं है। भूटान है, मालदीव है, नेपाल है और भारत है और देश हैं, लेकिन इसमें चीन शामिल नहीं है। इसका नाम है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना 3 मई 1960 को की गई थी। यह यूरोपीय देशों के बीच में स्वतंत्र व्यापार को स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। G8 की स्थापना अगर कहें तो 1975 में की गई थी। 1975 में, और 1975 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसको आप देख लेंगे। इसके बाद है नाफ्टा। नाफ्टा की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने। इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने आपस में व्यापार को करने के लिए की थी। इसमें क्यूबा शामिल नहीं है। इसके बाद 1967 में आसियान, साउथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है आसियान। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? थाईलैंड में की गई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसके बाद पेट्रोल निर्यातक देशों से संबंधित व्यापारिक संगठन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन। तो ये है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संघ है, जिसको ओपेक बोलते हैं, जिसकी स्थापना जो है 1960 में की गई थी। यहाँ पर जो पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले देश थे, उन्होंने आपस में एक संगठन बनाया था, जिसको ओपेक कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। तो इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करके आप अपना प्रश्न पत्र मिलाएंगे और देखेंगे कितने प्रश्न आपने सही किए हैं।